हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका दी कोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गुप्त काल यानी कि गुप्त डायनेस्टी। फ्रेंड, चूँकि हम जानते हैं कि गुप्त काल को एक स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी जाती है, तो फ्रेंड देखते हैं कि आइए क्या कारण थे जो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया और इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। तो फ्रेंड आइए एक एक करके सबसे पहले आज के लेक्चर में हम उन शासकों के बारे में जानेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गुप्त काल के जो इकाइयां हैं, जिसमें राजनीतिक इकाइयां, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कला क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, ये जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, इन सारे के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड, जैसा कि हमने बात किया, गुप्त काल जिसका समय क्या है 319 से लेकर के 550 ईस्वी के बीच। हम देखते हैं कि गुप्त काल की जो गुप्त साम्राज्य उसकी स्थापना किसने किया, तो देखिए भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में, ठीक है, स्वर्ण युग के रूप में स्थापित गुप्त काल की शुरुआत 4वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया? श्री गुप्त के द्वारा। यानी कि प्रथम जो शासक थे गुप्त काल के कौन है? श्री गुप्त हैं और श्री गुप्त के ही द्वारा आपके गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। और इसी गुप्त साम्राज्य को, इसी गुप्त काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। प्रश्न उठना चाहिए, स्वर्ण युग क्यों? क्या यहाँ पे बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं मिल रही थी? क्या बहुत अथाह संपत्ति थी? हाँ थी, संपत्ति तो था फ्रेंड। आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, पूरा जितना भी था गुप्त काल का ये समय काफ़ी समृद्धि देखने को। लेकिन फ्रेंड जो महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र में बदलाव आता है फ्रेंड, जिसके कारण गुप्त काल स्वर्ण युग के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया, वो कारण था कला स्थापत्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ इस काल में बहुत ही ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। यानी कि ये जो समय है यहाँ पे आर्ट, आर्किटेक्चर्स, आपके लिटरेचर्स, साइंस, ये जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे होते हैं इस समय में। और अगर आप यहाँ पे राजनीति की बात करें तो राजनीति एकता देखने को मिलती है, इसके साथ ही विकेंद्रीकरण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कर जो है, अगर कर की जो दरें होती थी बहुत कम होती थी, यहाँ करों की संख्याएं भी बहुत कम होती हैं। अगर इसकी तुलना हम मौर्य काल से करें फ्रेंड, तो मौर्य काल में हमने जब पढ़ा तो कितने तरह के कर राज्य के द्वारा लगाए जाते थे, और वहीं गुप्त काल में देखिए तो करों की संख्याएं कम रहती हैं। जहां मौर्य काल में आपातकालीन जैसे कर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपातकालीन जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। यानी कि आपातकालीन कर यहाँ पे नहीं होता है। तो ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे सुख समृद्धि को शो कर रहा है, संपन्नता को ये दिखाता है। और अगर दंड विधान देखें, न्याय विधान देखें, तो फ्रेंड यहाँ का जो दंड विधान है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कठोर नहीं होता है। यहाँ पे मृत्यु दंड का यहाँ प्रावधान नहीं होता है। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके दाएं हाथ को काट दिया जाता है, लेकिन उसको मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दी जाती है, आर्थिक दंड की सज़ा देखने को मिलती है। और अगर बात करें धर्म की बात करें फ्रेंड, तो ये वो काल है जहाँ हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है। क्योंकि फ्रेंड हमने मौर्य काल को देखा तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर शुंग वंश आता है, फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण वंश आते हैं। और ये काल है गुप्त काल जो है, इसी काल में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा पुनरुत्थान होता है। इसी काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का विकास होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फ्रेंड इसी के साथ, इसी समय हम देखते हैं कि अन्य धर्मों के साथ भी सहिष्णुता की नीति अपनाई जाती है। इन्हीं हिंदू धर्म के साथ हम बौद्ध धर्म को भी बढ़ते हुए देखते हैं, जैन धर्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के भी साथ साथ यहाँ के सम्राटों के द्वारा, यहाँ के शासकों के द्वारा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति भी अपनाई जाती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे किस तरीके से कितने तरीके का विकास होता है। स्थापत्य में देखें तो मंदिर स्थापत्य का निर्माण देखने को मिलेगा, नागर शैली का विकास होगा। और अगर साहित्य के क्षेत्र में देखें तो कालिदास, आर्यभट्ट, ये विभिन्न तरीके के जो विद्वान हैं वहाँ यहाँ पे रहते, रचनाएं होंगी बहुत सारे। तो हर क्षेत्र में यहाँ पे बढ़ावा मिलता है और यही कारण है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो पहले देखिए इसका विस्तार देखते हैं कि गुप्त काल का विस्तार देखिए। प्रारंभ में गुप्त राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश,
और बिहार तक, यानी कि ये मगध के क्षेत्र में ये पूरा जो क्षेत्र रहता है, मगध वाला क्षेत्र रहता है, प्रारंभ में इसका जो विकास होता है या सीमित रहता है गुप्त काल। अब गुप्त वंशावलियों के अनुसार देखिए श्री गुप्त और उसका जो पुत्र है घटोत्कच को महाराज की उपाधि धारण करते थे, यानी कि महाराज की उपाधि से इनकी जो स्थिति का पता चलता है। तो जो श्रीगुप्त रहते हैं और उनका जो पुत्र रहता है घटोत्कच, वो महाराज की उपाधि धारण करते हैं और इनके द्वारा धारण की गई जो उपाधि है महाराज, वो सामंतों के द्वारा धारण की जाती थी और जिससे अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त जो थे संभवतः कुषाणों के सामंत थे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो सामंत होते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो इसीलिए ये भी माना जाता है कि संभवतः जो कुछ गुप्त शासक थे, ये प्रारंभ के 2 शासकों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। पूरे गुप्त शासकों को नहीं, कुछ शासकों को ही इस कुषाणों का सामंत माना जाता है। इसके बाद देखिए वो स्वतंत्र हो जाते। तो महाराज की उपाधि कौन धारण करता है फ्रेंड? वो करते हैं श्रीगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं, और उनके पुत्र घटोत्कच। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, उपाधियों से प्रश्न बनेगा लगातार। देखिएगा सारे जितने भी सम्राट आएंगे वो विभिन्न विभिन्न तरीके की उपाधियां धारण करेंगे, सिक्के जारी करेंगे। तो यहाँ से सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं जो हम आज की क्लास में जो हम शासक पढ़ेंगे या फिर गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हैं हम उनको देखेंगे। तो देखिए पहले जो प्रथम शासक हैं जिनको वास्तविक शासक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है गुप्त काल का, वो हैं समुद्रगुप्त, जिनका समय देखिए क्या है 319 से लेकर के 335 ईस्वी के बीच का समय है। अब दूसरे आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन के भी नाम से जानते हैं, और उनका देखिए समय काल क्या है 335 से लेकर के 375 ईस्वी के बीच का है। थर्ड आएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य। ठीक है, इनका देखिए समय क्या है 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के बीच में है। उसके बाद देखिए आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्रादित्य, देख रहे हैं इनके नामों के आगे इनकी उपाधियों को लिखा गया है, तो उपाधि बहुत ज़्यादा गुप्त काल में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य का समय काल देखिए क्या है 415 से लेकर के 455 ईस्वी के बीच का है। और लास्ट में देखिए हमारे क्या है वो है स्कंदगुप्त, और इनका जो समय क्या है 455 से लेकर के 467 के बीच में। तो ये देखिए हमारे प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में आज हम एक एक करके एक शासक के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहले शासक हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि गुप्त जो साम्राज्य था उसका विस्तार देखिए स्टार्टिंग में कहाँ तक था। तो देखिए ये गुप्त साम्राज्य जिसकी देखिए प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र है ये, और ये गुप्त साम्राज्य का विस्तार है। यहाँ पे देखिए पूरब में यहाँ पे विस्तार है, पश्चिम में देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पे हमें इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं पहले जो प्रथम शासक प्रमुख शासक हैं क्या नाम है उनका, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय देखिए क्या है 319 से लेकर के 335 ईस्वी के बीच में। ठीक है, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक से क्या तात्पर्य है भाई? अभी तो हमने देखा कि गुप्त वंश का तो संस्थापक ऑलरेडी श्रीगुप्त थे, तो वास्तविक संस्थापक से मतलब क्या है फ्रेंड? वास्तविक संस्थापक यानी कि इन्हीं के समय में गुप्त काल को जो मान सम्मान जो प्रतिष्ठा मिलती है एक्चुअल में वो हमें चंद्रगुप्त प्रथम के ही समय मिलती है, और यही कारण है इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया। ठीक है, एक शक्तिशाली रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया गुप्त वंश को, एक मान सम्मान एक प्रतिष्ठा जिसने दिलवाई वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब इनकी राजधानी देखिए कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी। अगर ये आए कि प्रश्न ये आए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो कौन है वो? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम स्वतंत्र शासक, एक एक कीवर्ड देख रहे हैं, कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। प्रथम स्वतंत्र शासक, ठीक है, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, महाराजाधिराज की, स्वतंत्र शासक। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा कि उन्होंने श्रीगुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच ने
आपके महाराज की उपाधि धारण की थी। और महाराज कौन थे? जो आपके सामंत हुआ करते थे। किसके? कुषाणों के सामंत। तो वो किसके अधीन आ गए? कुषाणों के अधीन आ गए। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आता है तो वो देखिए उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देखिए कितना फर्क है, महाराज और महाराजा धीराज, ठीक है वो। और इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? ये स्वतंत्र शासक, अब ये किसी का सामंत नहीं है, तो इसलिए स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को बताता है। और देखिए उपाधियों से इनकी स्थिति को पता चलता है, इसीलिए उपाधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बताया आपको। अब इससे देखिए लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, जो किसकी पुत्री थी? लिच्छवी के शासक थे जिनका नाम था वृषदेव। उनकी पुत्री का नाम कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और इस विवाह के उपलक्ष्य में देखिए इन्होंने एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम था कुमार देवी प्रकार का सिक्का। और ये सिक्का क्या था? चांदी का सिक्का था। और यही कारण है कि गुप्तों में ये सर्वप्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने चांदी का सिक्का चलाया। और जिसके एक और क्या नाम था? एक और चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र थे, और दूसरी ओर क्या थे? लिच्छवी यानी जो दूसरी ओर लक्ष्मी की चित्र अंकित थे। तो ये कुमार देवी नाम का इन्होंने सिक्का चलाया। और एक तरीके से अपने वैवाहिक संबंधों को ये दर्शाता है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध लिच्छवियों से इन्होंने एक तरीके से अपने संबंधों को ये दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये था इन्होंने कुमार देवी प्रकार का। तो अगर प्रश्न आए कि चांदी के सिक्के किसने सबसे पहले चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और देखिए इनके मथुरा अभिलेख से क्या पता चलता है कि इनके राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने एक संवत चलाया जिसका नाम गुप्त संवत था। और ये 319 ईस्वी में चलाया गया था। तो गुप्त संवत किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसका समय काल क्या है? 319 है। और इसके किस उपलक्ष्य में? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। आज भी देखिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज वगैरह लाती है तो एक ऑस्पिशियस टाइप के कॉइन को ये इश्यूज करते हैं, राइट, आपने देखा होगा। तो ये वही था कि जब हम एक सिंबल होता है, सिक्के को जारी कर रहे हैं, एक सिंबल होता है कि भाई अब मैं राज्यारोहण कर रहा हूँ, मैं राज्याभिषेक कर रहा हूँ। तो एक अच्छे अवसरों पर एक सिंबॉलिक तरीके की कॉइन को इशू करते थे ये लोग। तो उसी समय इन्होंने अपना राज्याभिषेक के अवसर पे एक संवत जारी किया और उसका नाम क्या था? गुप्त संवत, जिसका समय काल क्या है? 319 ईस्वी। अब इन्हीं के पुत्र होते हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त देखिए 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी के बीच का इनका समय है। सिंहासन पर अपनी निर्विवाद सत्ता स्थापित करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने धर्म विजय की शुरुआत की। धर्म विजय समझ रहे फ्रेंड? ये अशोक की धर्म विजय से बहुत ही अलग है इनकी धर्म विजय। ये अशोक की धर्म विजय जो थी वो सामंजस्य की थी और लोगों के साथ एक तरीके से शांतिपूर्ण सौहार्द की नीति थी। लेकिन इनकी धर्म विजय थी वो युद्धों के द्वारा विभिन्न राज्यों को अपने अधीन करने की इनकी विजय थी। तो ये उनकी धर्म विजय से और और अशोक की धर्म विजय और समुद्रगुप्त की धर्म विजय दोनों में बहुत फर्क है फ्रेंड। इससे भी प्रश्न तुलनात्मक अध्ययन आ सकता है। ध्यान दिया करिए कि समुद्र की धर्म विजय और अशोक की धर्म विजय में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए इन अंतरों के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने चूंकि समुद्र ने अपनी धर्म विजय की शुरुआत की, जिसके कारण इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, ठीक है। मैंने बताया ना कि धर्म विजय के साथ क्या कर रहा था, ये युद्ध कर रहा था, विभिन्न राज्यों को अपने अधीन करता जा रहा था, विस्तार कर रहा था अपने क्षेत्र का। स्टार्टिंग में इनको देखिए, अभी हमने क्या दिखाया कि स्टार्टिंग में जो था ये इतना ही क्षेत्रफल था, बाद में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है समुद्रगुप्त के समय में, तो ठीक है। अब देखिए इसके नाम के लिखे, इसकी उपाधियां जो इसने जो निम्नलिखित उपाधियां धारण की थी वो देखिए क्या है। तो उपाधि से प्रश्न बनता है। तो इन्होंने देखिए पराक्रमान की उपाधि धारण किया, कविराज की, ये वीणा बजाते थे, इनके जो सिक्के थे उस पर वीणा बजाते हुए इनका चित्र था, तो कविराज ये कवि थे, ठीक है। अश्वमेघ करता, ये अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि मतलब दिखाते हैं कि धरती पर तो अब कोई राजा नहीं बचा जो मुझसे युद्ध कर ले। देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ, क्योंकि फ्रेंड ये किसी भी युद्ध में पराजय का सामना इनको नहीं करना पड़ता है। लिच्छवी दोहित्री, चूंकि इनकी माता का नाम पता है ना, जो इनकी माता थी उनका जो कुमार देवी थी, कुमार देवी के पुत्र थे जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, यानी कि लिच्छवी दोहित्री। तो ये लिच्छवी के राजकुमारी के पुत्र रहते हैं, इसलिए इन्होंने जो उपाधि धारण की वो लिच्छवी दोहित्री की उपाधि धारण की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये आपका धरणीय बंध यानी कि धरती को बांधने वाला, पूरी धरती को इन्होंने बांध दिया था। पृथ्व्या प्रथम वीर यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर, पृथ्वी के प्रथम वीर से इनको जाना गया। तो ये इन्होंने अपनी कुछ इनकी महत्वपूर्ण उपाधियाँ थी। अब देखिए विंसेंट स्मिथ ने देखे अपनी जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इनको क्या कहा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। फ्रेंड जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो जितने भी युद्ध किया उन सब में वो विजित होता है, विजय प्राप्त करता है और एक के बाद एक राज्य को जीतता हुआ वो अपने राज्यों में मिलाता जाता है। ठीक वैसे समुद्रगुप्त जो है उनको कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, वो लगातार युद्ध करते गए और अपने क्षेत्र का विस्तार करते गए। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। अब देखिए इन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं इनकी प्राप्त हुई हैं और इन स्वर्ण मुद्राओं को देखिए वो कौन कौन सी है। गरुड़ प्रकार की थी, धनुर्धारी गरुड़ आकृति बनी हुई है, एक पे इन्होंने धनुर्धारी धनुष लिया हुआ है, परशु प्रकार की है, अश्वमेघ प्रकार की है, व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र मतलब समझे, व्याघ्र मतलब होता है सिंह, सिंह को हनन करते हुए इन्होंने एक मुद्रा, वीणा वादन प्रकार की है, वीणा बजाते हुए इनकी एक मुद्रा है जिसपे अंकित है, इनका चित्र अंकित है। ये देखिए इसका कारण कविराज भी इनको इसीलिए कहा जाता था। अब देखिए हमें इतने बड़े सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इतना कुछ बताया कि भाई समुद्रगुप्त ये था, समुद्रगुप्त वो था, समुद्रगुप्त ने ये क्या, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे हमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसकी उपलब्धियों उसके विजयों के बारे में पता चलता है। तो देखिए समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व और उसके विजयों की जानकारी देखिए हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद का क्षेत्र, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। तो एक स्तंभ है जिसपे समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं सिर्फ लिखी गई हैं और वो किसकी थी, वो हरिसेन की थी। तो हम देखिए एक एक करके समझते हैं और इसके बारे में कि प्रयाग जो प्रशस्ति है उसमें क्या है। देखिए इसके रचनाकार कौन है, वो है हरिसेन है, ठीक है। और इसे इलाहाबाद स्तंभ में निगमित कराने का देखिए कार्य किसने किया था, वो तिलक भट्ट ने किया था। फ्रेंड ये कौशाम्बी स्तंभ लेख था जो अशोक का, वही है ये अशोक का ही जो स्तंभ लेख था जो अकबर के समय में इलाहाबाद में लाया गया और इसी स्तंभ लेख पे, अशोक के स्तंभ लेख पे इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति का जो निगमित किया है। निगमित मतलब होता है उत्कीर्ण करना। तो समझ रहे हैं कि 2 व्यक्तियों ने इस पे काम किया है, एक ने तो उसकी रचना की प्रयाग प्रशस्ति की और उसको जो स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण करने का यानी कि लिखने का कार्य किसने किया था, वो किया था तिलक भट्ट ने किया था। और देखिए इसकी भाषा देखिए क्या है, संस्कृत है और लिपि देखिए क्या है, ब्राह्मी लिपि। फ्रेंड गुप्त काल में जो संस्कृत है ना वो खूब फली फूली। आप इसके पहले देखिएगा पाली भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पाली और प्राकृतिक है। तो लेकिन जब हम ब्राह्मणों का जो पुनरुद्धार हो रहा है ब्राह्मण हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म में संस्कृत जो है बहुत फलती फूलती है, कई रचनाएं होंगी संस्कृत में और यही देखिए कारण है कि प्रयाग प्रशस्ति को भी संस्कृत में लिखा गया है। और देखिए लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। फ्रेंड हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि लिपि और भाषा में फ़र्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम आपको यहाँ फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि लिपि और भाषा में अंतर ये है कि जिन अक्षरों का इस्तेमाल करके किसी भाषा को लिखते हैं वही क्या हो गई, आपकी लिपि हो गई। यानी कि लिपि ही क्या है, जो अक्षर ही क्या है वो आपकी लिपि है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये किसी अक्षर का ही तो लिखा हुआ है, किस अक्षर का है ये, देवनागरी लिपि है। ये लिपियाँ यानी कि क ख ग घ किस अक्षर से, किस लिपि से निकली, देवनागरी लिपि से। आप यहाँ पे अगर ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें तो ABCD क्या है, ये रोमन लिपि है, रोमन से निकला हुआ है। तो जिन अक्षरों का इस्तेमाल करके जो भाषा बनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति देखिए किस में है, चंपू शैली में है। चंपू शैली समझ रहे हैं ना, हमने बताया था ये गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा हुआ है। कितना खूबसूरत नाम लग रहा है, चंपू शैली, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी पंक्तियां लिखी हुई हैं। फ्रेंड जो प्रयाग प्रशस्ति में देखिए 33 पंक्ति लिखी हुई है, जिसमें देखिए 7वें पंक्ति से समुद्रगुप्त के विजयों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। मतलब 1 से लेकर 6 पंक्ति के बीच में हरिसेन ने कुछ अपने बारे में लिखा है, लेकिन जब 7वीं पंक्ति से हम देखेंगे कि लगातार जितने इसने राज्यों को विजित किया, जितने जो उपलब्धियां हैं समुद्रगुप्त की, वो 7वीं हमें पंक्ति से मिलता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस किस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है। देखिए इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित राज्यों पे विजय किया। तो वो कौन कौन से राज्य थे, देखिए सबसे पहला विजित जो है आर्यावर्त क्षेत्र, ठीक है, आर्यावर्त का
विजय। आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें इसने विजय की। इसके अंतर्गत इसने देखिए 12 राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया था और कुछ नीतियां चली थी। तो अब देखिए क्या है कि प्रथम चरण में इसने किसको 3 राज्यों के विरुद्ध अभियान किया, जिसकी जानकारी हमें किस पंक्ति से मिलती है, हमें 13वें और 14वें पंक्ति में क्या लिखा है कि इसने 3 राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। दूसरे चरण में यानी कि 2 चरणों में इसने आर्यावर्त में विजय प्राप्त की। पहले चरण में तो इसने 3 राज्यों के विरुद्ध अभियान किया और देखिए दूसरे चरण में इसने 9 राज्यों के विरुद्ध अभियान किया, यानी कि आर्यावर्त के विजय में इसने 12 राज्यों को विजित किया। और ये जो 9 राज्यों की जानकारी हमें 21वीं पंक्ति से मिलती है। ठीक है, तो आर्यावर्त का। अब इन शासकों के साथ इसने क्या नीति चली, इसने नीति चली प्रसव धारण की नीति, यानी कि प्रसव धारण की नीति से तात्पर्य जड़ से उन्मूलन कर देना, यानी कि इनको पूरी तरीके से इनको नष्ट करके अपने साम्राज्य में मिला लिया इसने आर्यावर्त के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्यावर्त विजय के दौरान इसने उत्तर भारत के राज्यों को, जिसमें 12 राज्यों को इसने विजित किया, उनके साथ कौन सी नीति चला, उनके साथ चला प्रसव धारण की नीति, जिसमें यानी कि जड़ मूल तरीके से समाप्त कर देना और उन्हें पूरी तरीके से अपने राज्य में मिला लेना। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणापथ की विजय। फ्रेंड, यही है असली इसकी धर्म विजय। ठीक है, दक्षिणापथ के विजय को ही धर्म विजय कहा गया है। तो देखिए इस युद्ध में इसने कांची के विष्णुगुप्त, वेंगी के हस्तिवर्मन सहित 12 राज्यों को जीता और उन्हें मुक्त कर दिया। समझ रहे हैं, पहले उनको जीता, उनको बंदी बनाया और फिर मुक्त कर दिया। कहा कि जाओ और तुम अब अपने ही राज्य क्षेत्र के अधीन राजा होगे, लेकिन तुमसे ऊपर मैं रहूँगा। तो उनके साथ इन्होंने क्या नीति चली, इसने नीति चली ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ठीक है, ग्रहण किया, पहले इनको जीता और फिर इनको मोक्ष दे दिया, यानी कि एक तरीके से वो इसके अधीन आ गए, कृतार्थ हो गए। किसके? समुद्रगुप्त के। अब ये इनसे कर लेता था, इनको बोलता था हमें कर दो और एक तरीके से मेरे ही अधीन रह के। ये क्या है, विकेंद्रीकरण की हमें नीति दिख रही है इसकी। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन दिख रहा है। जहाँ सेंट्रलाइजेशन हमें दिखता है कहाँ पे, मौर्य काल में हम क्या दिखते हैं, एकदम शक्त केंद्रीकरण से होता है। मौर्यों का भी तो शासन दक्षिण में कर्नाटक तक के, केरल तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो तो लगभग क्षेत्रों पे मौर्य काल का विस्तार है, लेकिन वहाँ पे शक्त केंद्रीकरण होता है, कठोर केंद्रीकरण की नीति अपनाए। यहाँ पे देखिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण दिखता है कि राज्यों को छोड़ करके उनके राजाओं को वो शासन तो करते हैं, लेकिन किसके अधीन करते हैं, वो समुद्रगुप्त के अधीन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसकी नीतियाँ हो जाती हैं हमारे लिए। अब देखिए 12 वो कौन से राज्य थे जिससे दक्षिणापथ के अंतर्गत थे। तो पहले हम देखते हैं राज्य देखेंगे एक एक करके और एक एक उसके शासक देखेंगे। तो यहाँ से ये मैच द फॉलोइंग वगैरह भी कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए पहला जो राज्य है वो कोराल है और जिसके शासक कौन है, मंटराज हैं। दूसरा देखिए पिष्टपुर और जिसके शासक हैं महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है आपके कौशल, उनके शासक देखिए महेंद्र हैं। और नेक्स्ट है महाकांतार, उनके शासक देखिए वग्रराज हैं। और नेक्स्ट है आपके कोट्टूर हैं और उनके शासक देखिए स्वामी दत्त हैं। और एरंडपल है जिनके शासक देखिए दमन है। अवमुक्त है राज्य और उनके शासक देखिए कौन है, नीलराज हैं। और फिर वेंगी के हैं, वेंगी राज्य के शासक देखिए हस्तिवर्मा हैं। और फिर राज्य और पल्लव के जो राज्य के शासक हैं देखिए वो कौन है, उग्रसेन हैं। और फिर देवराज जो राज्य है उनके शासक देखिए कुबेर हैं। और फिर उसके बाद कुशु स्थलपुर के जो शासक हैं उनके देखिए कौन है, वो धनंजय हैं। और कांची के शासक देखिए कौन है, आपके विष्णुगुप्त है। तो देखिए अपना विस्तार देखिए कैसे कर रहा है, वो इतने सारे राज्यों को अपने अधीन कर लेता है। तो अब एक एक देखिए ये गुप्त समय में कैसे क्या करता है। पहले वो यहाँ से निकलता है, फिर देखिए यहाँ से लौट करके आता है। ये गुप्त काल के समय जो अंदर समुद्रगुप्त के समय हम देख रहे हैं कि उसके जो विजय अभियान रहे दक्षिणावर्त के समय, एक तरीके से देख रहे हैं पहले इधर से जाते जाते फिर युद्ध करते हुए जीतता है। इसीलिए इसको नेपोलियन बोनापार्ट कहा गया है, नेपोलियन से इसकी तुलना की गई है। अब देखिए आठविक राज्यों के साथ क्या करता है। आठविक मतलब होता है ना
वन यानी कि कुछ जनजाति रहती थी, जनजातियाँ जो वनों में, जो जंगलों में रहती थी, ये उसी के क्षेत्र में रहती थी। क्योंकि इनका क्षेत्र देखिए क्या है कि आटविक राज्य का जो क्षेत्र देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक ये वन प्रदेश में थे। तो फ्रेंड ये कुछ वनों में रहते थे, तो इनके कारण क्या था इनको जीतने का? तो ये कारण था कि जनजाति थी, इनकी संस्कृति अलग थी, इनका रहन सहन बहुत अलग होता था। तो समुद्रगुप्त तो नहीं चाहता था कि किसी भी कारण से उसके क्षेत्र में विद्रोह हो जाए, ये जो जातियाँ जनजातियाँ हैं वो इसके संस्कृति के विरोध में कुछ खड़ी हो जाए। तो उसने क्या किया, इनको क्या किया, इनके ऊपर विजय किया और इनके साथ जो नीति चली, देखिए इन राज्यों को जीतकर यहाँ के लोगों को क्या बना लिया, सेवक बना लिया। और इसीलिए इस नीति को क्या कहा गया, परिचारिकीकृत सर्वाटकृत राजस्य, यानी कि परिचारक मतलब होता है सहायक, तो अपना सहायक बना लिया, अपना सेवक बना लिया ये आटविक राज्यों के लोगों को। सीमावर्ती राज्यों के बारे में देखिए कहाँ है, जो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, देखिए इनके बारे में 22वें पंक्ति में उल्लेख है और सीमावर्ती राज्यों का। और ये उत्तर और पूर्वी सीमा के देखिए 5 राज्य थे उत्तर और पूर्वी सीमा पे। फ्रेंड यही फ्रेंड यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा विस्तार करता है सीमावर्ती राज्यों में भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका समतट है जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, नेपाल वाले क्षेत्र में भी अपना सीमावर्ती राज्यों के साथ इसका विजय होता है। कामरूप जो असम में है, दवाक है आपका असम के आसपास के वाले क्षेत्र में जिसमें नौगांव जिले में है ये, और किरतपुर जो है ये जालंधर, जो करतारपुर है ना फ्रेंड, करतारपुर से ही इसका किरतपुर के वो किया गया है, पहचान की गई है। तो ये था जो 5 सीमावर्ती राज्यों के साथ इसका जो विजय अभियान चलता है ये है। अब इनके साथ देखिए ये कौन सी नीति अपनाता है, इनके साथ मतलब सर्व करदान, यानी कि तुम लोग मुझे कर देते रहोगे, मुझे उपहार देते रहोगे, आज्ञाकरण यानी कि मेरे आदेशों का, आज्ञा का पालन करोगे, मैं जो आदेश दूंगा उसका तुम पालन करोगे। और प्रणाम गमन, प्रणाम करते हैं ना, गमन करना मतलब कहीं जाना, यानी कि मेरे दरबार में आओगे और अपनी उपस्थिति को दर्ज करते रहोगे, प्रणाम करते रहोगे। तो ये कहा गया था इसको क्या, सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणाम गमन की नीति अपनाता है ये। ठीक है, किनके साथ, सीमावर्ती राज्यों के साथ। सर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी नीतियां मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब विदेशी शासकों पे भी ये विजय करता है फ्रेंड। कहा जाता है इसका विस्तार जो है इंडोनेशिया, जकार्ता, ऐसे भी मतलब दक्षिण पूर्वी राज्यों में भी इसके जो क्षेत्र विस्तार मतलब एक शक्ति का प्रदर्शन ये अपने आप को दिखाता है, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब देखिए इसका जो 23वां जो प्रयाग प्रशस्ति के जो 23वें और 24वें पंक्ति से हमें विदेशी शासकों के विजय के बारे में पता चलता है। इसमें देखिए केदार कुषाण हैं जो पेशावर वाले क्षेत्र में है। शक शासक जो रुद्र सिंह है फ्रेंड ये मालवा वाले क्षेत्र में थे, इन्हीं को देखेंगे चंद्रगुप्त हराएगा, तो इनके भी था, शक शासक रुद्र सिंह था। और पूर्वी भारत का शासक देखिए फ्रेंड मुरुंद। फ्रेंड ये मुरुंद की जो पहचान है ये संदिग्ध है, हमें नहीं पता है। और सिंघल यानी कि श्रीलंका, फ्रेंड श्रीलंका के शासक रहते हैं ना मेघवर्मन रहते हैं, श्रीलंका के शासक रहते हैं फ्रेंड। ये इनको हराते हैं, यही श्रीलंका के जो शासक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से निवेदन करते हैं कि वो बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की वो निवेदन करते हैं, आज्ञा मांगते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है उनको आज्ञा भी दे देता है। तो मेघवर्मन जो है श्रीलंका के शासक रहते हैं और इन्होंने बौद्ध गया में एक विहार बनवाया था। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी विदेशी शक्तियों ने समुद्रगुप्त को अधीनता में 3 विधियों से स्वीकार किया। आत्मनिवेदन करके स्वयं दरबार में उपस्थित हो गए, वो खुद ही आ गए, सरेंडर कर गए कि भाई हम आप ही के आत्मनिवेदन। फिर कन्योपनायन यानी कि अपनी पुत्रियों का विवाह जो गुप्त शासकों से करा करके। फिर तीसरी नीति देखिए गुरु मंदक स्विषय भुक्ति शासन याचना। ठीक है, अपने विषय या भुक्ति, फ्रेंड भुक्ति और विषय के बारे में हमने बात किया ना। जो साम्राज्य था यानी कि जो राज्य है वो प्रांतों में बटा है, प्रांत जो है विषय इकाइयां हैं, ये सब विषय या उसमें बटी हुई भुक्ति के शासनादेश प्राप्त करके कि वो अपने क्षेत्र में अपने भुक्ति अपने विषय में वो क्या करेंगे, शासन करके। तो ये क्या करता था, ये 3 विधियों से उसने स्वीकार किया था। इन लोगों ने, विदेशी शक्तियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। अब ये देखिए समुद्रगुप्त के बारे में इससे भी देखने को मिलता है, एक गुप्त सम्राट है। देखिए ये वाकांटक है, वाकांटक अभी हम आगे जब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के समय में, द्वितीय के समय में, तो ये सब मैप हमें वेस्टर्न देखिए सतप्रारस है, ये सारी चीज़ें, कादम्बस है, पल्लवा, ये सारा आपको मैप थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है,
अब देखते हैं जो समुद्रगुप्त का पुत्र है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। ठीक है, समय पीरियड देखिए इसका क्या है। इनका समय है 375 से लेकर के 415 ईस्वी के बीच में। फ्रेंड, इनको विक्रमादित्य कहा गया। याद है हम जब मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे तो वहाँ का एक मालवा का स्थानीय शासक था जिसने शकों को खदेड़ दिया था अपने क्षेत्र से, और ये शक वहाँ से चले गए थे मथुरा वाले क्षेत्र में। तो फ्रेंड, ये वही विक्रमादित्य जिन्होंने शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने 57 जो विक्रम संवत जारी किया था 57 ईस्वी का। तो ये वही विक्रमादित्य, चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को हराया तो इसलिए उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य यानी कि शकों को हराने वाला। ये देखिए, समुद्रगुप्त और दंत देवी से उत्पन्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंशावली के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद शासक बनता है। फ्रेंड, एक कहानी भी है इसके पीछे। देखिए, एक शासक थे रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे। ये इनके बारे में, चूंकि इनकी जो सिक्के मिले थे वो विदिशा से मिले थे, इनकी वास्तविकता प्रमाण मिलते हैं, इनके होने के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ रामगुप्त के भी नाम का कोई शासक था, काफ़ी कमज़ोर शासक था। और इनके बारे में कहानी है देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो देवी चंद्रगुप्तम में जो स्टोरी लिखी है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊँ उसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस वो स्टोरी है। तो रामगुप्त, देखिए बताती हूँ कि रामगुप्त की पत्नी थी जिनका नाम था ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी जो थी उनका विवाह होता है रामगुप्त से। अब रामगुप्त के समय देखेंगे शकों का आक्रमण होता है, तो ये काफ़ी कमज़ोर शासक रहता है, तो ये परेशान हो जाता है। तो इसने ये सोचा कि मैं अपनी पत्नी को शकों को दे दूंगा, तो वो शांत, मतलब एक तरीके से पत्नी को दे दूंगा उन्हें, और उनके साथ क्या होता है शांति की नीति समझौता कर लूँगा, मित्रता का समझौता कर लूँगा, और अपने मतलब क्षेत्र को बिना किसी युद्ध के अपने क्षेत्र को क्या करूँगा, बचा लूँगा। एक तरीके से कायरता को ये दर्शाता है कि कायर टाइप का था, कमज़ोर टाइप का शासक था। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चल जाती है और वो क्या करता है, उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो ध्रुव देवी के भेष में शकों के पास जाता है, पहले शकों की हत्या करता है, वापस आकर के वो रामगुप्त की हत्या करता है और ध्रुव देवी से वो विवाह कर लेता है। तो एक तरीके से यही स्टोरी थी देवी चंद्रगुप्तम में। तो ये मतलब कुछ समय के लिए वो समुद्रगुप्त के बाद ये कुछ समय के लिए शासक बनते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसे देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, देवताओं से इनकी तुलना की जा रही है। और वहीं देखेंगे तो समुद्रगुप्त को देवता मतलब पृथ्वी का देवता कहा गया प्रयाग स्तंभ में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में। तो अब देखिए इनके बारे, इन्होंने जो क्या क्या उपाधियां धारण की, फ्रेंड हमने पहले ही बताया है कि गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो उपाधियां आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उपाधि। देखिए, शकारी की, शकों को नष्ट करने वाला, इसीलिए इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य भी कहा। परम भागवत की उपाधि, इनकी सबसे प्रिय उपाधि परम भागवत, भागवत के यानी कि वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे होंगे, वैष्णव को मानते थे। भागवत जो कि है वैष्णवी संप्रदाय है, भागवत संप्रदाय, तो प्रिय उपाधि इनकी है। देवराज, देवराज इनका प्रिय जो नाम है इनका वो था। देवश्री यानी कि देखिए देवराज, देवश्री और फिर देवगुप्त, ये सब क्या है, देवता से जुड़े हुए चीज़ें हैं जो इनकी उपाधियों में दर्शाए जा रहे हैं। राजाधिराजश्री है, ये उदयगिरी अभिलेख में इन्होंने अपने आप को राजाधिराजश्री बताया है। संहंस है, और देखिए तत्परिग्रहित यानी कि समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ, ये यानी कि काफ़ी योग्य रहते हैं। समुद्रगुप्त को भी उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने चुना था। ठीक उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी इनकी योग्यता को देख करके इनको अपना शासक, अपना अगला उत्तराधिकारी चुना था चंद्रगुप्त द्वितीय को। यही कारण है इनको देखे तत्परिग्रहित की संज्ञा दी गई, अपने आप को इन्होंने कहा। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। इसने देखिए शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन किया। ठीक है, हमने बात किया था ना, ये जो शक वगैरह थे, मालवा वगैरह, उज्जैन वाला क्षेत्र था, और इन्होंने उज्जैन का क्षेत्र देखे अपने शकों से छीन लेते हैं और यही देखेंगे तो राजधानी बनाते। तो जब इन्होंने शकों को हराया, जिसका शासक कौन था, आखिरी शासक था उज्जैन का, जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, और इसी शकों के इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक व्याघ्र शैली का चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम था रुपयक या रूपक।
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसने रुपए या चांदी का सिक्का था रूपक किसने जारी किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया। किस उपलक्ष्य में जारी किया, शकों के शासक को, शकों को हराने के लिए। और ये कौन थे, रुद्र सिंह तृतीय थे। अब जब रुद्र सिंह तृतीय को ये निकाल बाहर वो खदेड़ते हैं, तो वो चूंकि उज्जैन वगैरह वाले क्षेत्र में था, तो उज्जैन जो थी अब इनकी राजधानी हो जाती है। उज्जैन को छीन करके इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी पाटलिपुत्र है, दूसरी देखिए राजधानी ये सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक है। और यही देखेंगे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न होंगे, कालिदास वगैरह इसी दरबार में रहेंगे, उज्जैन के ही दरबार में वो लोग रहते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार इनके दरबार में 9 विद्वान यानी कि 9 रत्न की मंडली रहती थी। 9 रत्न फ्रेंड अकबर के भी दरबार में रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनके 9 रत्न वो कौन कौन से हैं, और जब हम इनके साहित्य वगैरह जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तब इनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं कि वो 9 रत्न कौन थे। तो पहले देखिए कालिदास, ठीक है, कालिदास क्या थे, महाकवि। दूसरे कौन है, अमर सिंह, ठीक है, शब्दकोशागार थे, ये शब्दकोश की रचना भी करते हैं अमर सिंह। तीसरे धन्वंतरी हैं, ठीक है, चिकित्सक क्षेत्र के। वराहमिहिर खगोल शास्त्री, हमने बताया था ना विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विकास होता है, वराहमिहिर। फिर वररुचि हैं, व्याकरणाचार्य हैं। वैताल भट्ट जादूगर। 7वें देखिए छपड़क हैं, फलित ज्योतिष। और फिर 8वें देखिए घटकपर हैं, कूटनीतिज्ञ। और फिर 9वें देखिए शंकु हैं जो कि वास्तुकार हैं, ठीक है। तो ये थे कौन, हमारे 9 विद्वान, 9 रत्न जो किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, विक्रमादित्य के दरबार में थे। उसकी जो दूसरी राजधानी उज्जैन जो कि सांस्कृतिक राजधानी थी, वहाँ पे ये लोग रहते थे। अब देखिए इन्होंने भी अपने क्षेत्र का विस्तार के लिए क्या नीति चलाई, विवाह, राजनयन और आक्रामक नीति के तहत गुप्त साम्राज्य का इन्होंने विवाह किया। फ्रेंड हमने जब पढ़ा था ना मगध की शुरुआत जब हुई थी उसमें हर्यक वंश बिंबिसार ने भी विवाह नीति के द्वारा और कूटनीति के आक्रामक नीति की तरह उन्होंने भी अपने क्षेत्र का विस्तार किया। फ्रेंड गुप्त में भी हम देखेंगे बहुत सारी जो पॉलिसीज मिलेगी वो इन्हीं की तरह, मौर्यों की तरह या उनके पहले के शासकों की ही तरह उनकी नीतियों को ये चलाते रहे। अच्छा ही है, विवाह के द्वारा कम से कम क्षेत्र विस्तार कर रहे तो वो युद्ध नीति से तो अच्छा ही है कि शांति तरीके से वैवाहिक संबंधों से अगर अपने क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं तो ये तो शांतिपूर्ण नीति है, मैत्रीपूर्ण नीति है, इसको तो समर्थन देना चाहिए था कि अच्छा है कि कम से कम उस युद्ध नीति से तो अच्छा है। तो देखिए वैवाहिक संबंध के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध के अंतर्गत इन्होंने जिन जिन रानियों से इन्होंने विवाह किया तो उनके बारे में देखिए जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो वैवाहिक संबंध में देखिए पूना ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने देखिए नागवंशी जो थे उनकी कन्या थी क्या नाम है, कुबेर नामक जो कन्या है उनसे इन्होंने विवाह किया। तो कुबेर नाग से इन्होंने विवाह किया, तो एक नागवंशी कन्या थी और जिससे देखिए प्रभावती गुप्त इनसे उत्पन्न होती है। तो प्रभावती गुप्त जो होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं, आपकी कुबेर देवी से, ठीक है। और ये जो मथुरा वगैरह वाला क्षेत्र है ना, नागवंशी जो रहते थे मथुरा वगैरह के क्षेत्र में ये लोग रहते थे, तो कुबेर नाग से इनको उत्पन्न होती है प्रभावती देवी। तो यहाँ देखिए मथुरा से संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, मथुरा वगैरह क्षेत्र है। आगे जब ये प्रभावती देवी का देखिए विवाह करते हैं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय। फ्रेंड यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज आती है, एक रुद्रसिंह तृतीय है जो कि शक शासक है और ये देखिए रुद्रसेन द्वितीय जो कि वाकाटक है। तो ये देखिए वाकाटक शासक जो हैं रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं जो प्रभावती हैं। और ये देखिए इससे क्या होता है, इनसे वाकाटकों से संबंध अच्छा हो जाता है। और फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जब शकों को हराते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय तो अकेले नहीं हराते, इन्हीं वाकाटकों से ही मदद लेते हैं। तो वाकाटकों की मदद से ही ये शकों को हराने में सफल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने अपनी नीति चली, तो अपने आप को देखिए मथुरा से संबंध स्थापित किया। इधर वाकाटक वगैरह रहते थे फ्रेंड, ये क्या था, आधुनिक महाराष्ट्र वगैरह वाला जो क्षेत्र था ये वहाँ ही रहते थे। तालकुंडा के लेख में देखिए क्या है, इसमें अपने पुत्र जो इनका पुत्र कुमार गुप्त है उनका विवाह देखिए किससे करते हैं, साउथ में दक्षिण की तरफ भी विस्तार करते हैं। तो तालकुंडा अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह देखिए कुंतल राज्य जो कि कर्नाटक है, कुंतल राज्य में एक वंश था जिसका नाम है कदम्ब वंश, उनके शासक से, जो उनके शासक कौन है,
काकुत्थ वर्मन की पुत्री से वो करते हैं। तो देखिए नीचे कर्नाटक तक भी अपने संबंध, इधर मथुरा, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक, चारों तरफ अपने क्षेत्र का वैवाहिक संबंधों से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रमुख अभिलेख वगैरह हैं वो देखते हैं। जो प्रमुख अभिलेख देखिए क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों व सामरिक अभियानों की जानकारी देखिए हमें किससे मिलती है, वो मिलती है उदयगिरी अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट महरौली स्तंभ लेख। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महरौली स्तंभ लेख। उदयगिरी अभिलेख से एक एक करके देख लेते हैं। देखिए ये चंद्रगुप्त को इसमें क्या कहा गया है, राजाधिराज कहा गया है। ठीक है, राजाधिराज। और इसका जो है उदयगिरी स्तंभ लेख का देखिए निर्माण किसने करवाया था, वो एक इन्हीं के संधि विग्रहिक थे, उनका नाम था वीरसेन। ठीक है, वीरसेन ने उदयगिरी अभिलेख का निर्माण करवाया था। अब संधि विग्रहिक क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। संधि विग्रहिक जो है ये प्रश्न आ सकता है कि टर्मोलॉजी है। तो ये फ्रेंड एक तरीके से जो शांति और युद्ध का मंत्री होता था ना इनके राज्य में, शांति और युद्ध का मंत्री, एक तरीके से आधुनिक जो विदेश मंत्री है ना, फॉरेन मिनिस्टर, उसी तरीके से ये संधि विग्रह यानी संधि करते हैं, जहाँ विग्रह हो जाता है वहाँ संधि करके वहाँ पे क्या है सामंजस्य बिताते हैं। संधि विग्रह यानी कि युद्ध और शांति का मंत्री था। कौन था, वीरसेन। उसी ने ये उदयगिरी अभिलेख की स्थापना करवाई थी, जिसमें इसको राजाधिराज की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट महरौली लौह स्तंभ। इसमें देखिए ये देखिए संस्कृत भाषा में देखा था ना, यहाँ पे संस्कृत भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। प्रयाग प्रशस्ति भी संस्कृत भाषा में था। और देखिए सबसे पहले ये जो महरौली स्तंभ लेख था, चूँकि ये वर्तमान में आप दिल्ली के कुतुब मीनार के में पास में है, कुतुब मीनार में जहाँ पे है वहाँ पे है ये, लेकिन ये पहले देखिए कहाँ था, ये व्यास नदी है जो हिमाचल प्रदेश में, ये पहले वहाँ था। तो इसको दिल्ली लाने का काम देखिए किसने किया था, वो किया था अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लाया था। दिल्ली को बसाया भी था अनंगपाल तोमर को ही, दिल्ली को बसाया जाने का श्रेय दिया जाता है अनंगपाल तोमर, और इसी ने महरौली अभिलेख को वो दिल्ली लेके आया था। वर्तमान में देखिए दिल्ली के कुतुब मीनार के सामने है, प्रांगण में, जो प्रांगण है कुतुब मीनार का वहीं पे है ये महरौली। और इसमें देखिए एक व्याख्या की गई है कि यहाँ पे एक चंद्र नामक राजा का इसमें वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सिंधु नदी को पार करके वहालिकों को पराजित करके विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। फ्रेंड ये जो वहालिक थे ना, ये वहालिक जो थे बल्ख क्षेत्र में रहते थे। बल्ख क्षेत्र है ना, सिंधु क्षेत्र पार करके बल्ख क्षेत्र, तो ये बल्ख क्षेत्र जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उसी बीच का जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है, वहीं पे ये रहते थे। बल्ख क्षेत्र में बहालिक रहते थे। इससे पता चलता है कि ये वहाँ तक भी जाता है। और यहीं पे इसी महरौली अभिलेख में इसके बंगाल विजय के भी बारे में वर्णन दिया गया है। तो इधर पश्चिम में ये बहालिकों को, उधर पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की तरफ जाता है। इसी के समय देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम क्या है, फाहियान। ठीक है, फाहियान आता है। और देखते हैं कि फाहियान जब भारत आता है, भारत के मध्य देश आता है, वो यहाँ के बारे में क्या क्या वर्णन करता है तो वो देखते हैं। प्रश्न यहाँ से उठता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। तो देखिए उसका समय काल क्या है, 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच में फाहियान यहाँ आता है, रहता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। अब फाहियान के व्यक्तित्व के भी बारे में जान लेना चाहिए कि फाहियान का व्यक्तित्व क्या था, वो कहाँ से आया, और दूसरी चीज़ उसने क्या क्या वर्णन किया, हम ये देखेंगे। तो देखिए फाहियान के बचपन का नाम देखिए क्या है, कुड़ है। ठीक है, इसके भारत आने का उद्देश्य क्या था फ्रेंड, ये जो फाहियान था उसके भारत आने का उद्देश्य भारत के जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन करना, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रति इसकी क्या थी, जागरूकता थी। बौद्ध धर्म के प्रति ये जानने की इसके अंदर इच्छा थी, इसलिए चीन से यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया। तो इसने यहाँ पे अपने जो अनुभव थे, अपने बारे में जो कुछ उसने यहाँ से जाना सीखा, उसको एक पुस्तक में इसने लिखा। तो इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, फो क्योंकि। ठीक है, फो क्योंकि जो पुस्तक थी उसमें किसने मध्य देश का वर्णन किया, मध्य देश का इसने वर्णन किया है। अब देखिए इसने मध्य देश के बारे में क्या क्या बताया है। तो ये मध्य देश के बारे में क्या क्या लिखता है
कि यहाँ ब्राह्मणों का बोलबाला है, ठीक है, मध्य देश में ब्राह्मणों का बोलबाला है। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख है, समृद्धि है, लोग शांति से रहते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि लोग दुखी हों, धन है, दौलत है, संपत्ति है, हर तरह का है। तो ब्राह्मणों का, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो उनका बोलबाला दिखता है। और ब्राह्मण जो है मांस, प्याज, लहसुन नहीं खाते हैं। ये भी लिखता है फ्रेंड कि यहाँ पे कोई बुचड़ खाना नहीं है, कोई मदिरा की दुकानें नहीं हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। और उसके अनुसार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसने बात किया कि समाज में है एक अंतज्य वर्ग जो है उसको उदय होता है, उसको देखने को यहाँ मिलता है। और ये जो वर्ग है जो चारों वर्णों से अलग है, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, उनसे एक अलग वर्ग का भी उसको देखने को मिलता है, जिसे उसने क्या कहा, चांडाल या आपका स्पर्शीय कहा, यानी कि जिसको स्पर्श नहीं कहा जा सकता है, किया जा सकता है। और यही पहली बार क्या है, अस्पृश्यता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि यहाँ जो दंड विधान कानून है ना वो कठोर नहीं है। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, यहाँ आर्थिक दंड दिया जाता है। और अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसको क्या है, मारा नहीं जाता, उसके दाएं हाथ को काट लिया जाता है। और यही जब हम मौर्य काल में देखे, क्या देखते थे कि दंड विधान कितना कठोर होता है, देशद्रोह पे मृत्यु दंड की सजा दी जाती। जब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य काल के, गुप्त काल के बारे में, उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एलोब्रेट करके पढ़ेंगे कि क्या क्या फ़र्क था दंड विधान में और बाकी सारी चीज़ों में। अब देखिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए देखिए लोग क्या प्रयोग करते थे, कौड़ी का प्रयोग करते थे, जो कौड़ियाँ होती थी ना उनका। इसे देखिए पाटलिपुत्र महल का वर्णन क्या है। ये बोलता है कि जो पाटलिपुत्र महल है ना वो इतना खूबसूरत है कि उसको भगवान स्वयं, देवताओं ने स्वयं आकर के उसको बनाया है। तो एक तरीके से अच्छी ही बात लिखता है गुप्त काल के बारे में। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि क्या फाहियान ने अपनी पुस्तक फो क्योंकि में किसी गुप्त शासक का वर्णन किया है? तो फ्रेंड नहीं, यहाँ पे इसने किसी भी सम्राट का उल्लेख नहीं किया कि यहाँ पे इसके किसी भी उल्लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम नहीं आया। क्योंकि फ्रेंड हो सकता है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा झुकाव इसका था, तो ये धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा इसका ध्यान केंद्रित रहता होगा, शासक प्रशासक के बारे में इसका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि इसका मोटो ही था भारत में आना कि यहाँ के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन करना, तो इसलिए शायद इसने नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र आता है जो कि ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय से उत्पन्न होता है, जिसका नाम है कुमारगुप्त, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। देखिए इनका समय क्या है, 415 से लेकर के 455 ईस्वी के बीच में इनका समय काल है। तो देखते हैं क्या क्या इनके बारे में बातें हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की संतान है ये। और देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने गुप्त काल में जो शासकों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन था, कुमारगुप्त था, जिन्होंने 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो सर्वाधिक शासन करने वाला शासक गुप्त काल में कौन है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अब इन्होंने देखिए कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की। इन्होंने उपाधि जो धारण की वो है आपकी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमहेंद्र आदि उपाधियां धारण की। इसको देखिए इनको जो है गढ़वा लेख, यानी कि इलाहाबाद में इनको परम भागवत कहा गया है, इनको गढ़वा लेख में, ठीक है। इनके देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा शासन जब किए तो ज़्यादा दिन तक रहेंगे, तो अभिलेखों का भी निर्माण ज़्यादा करेंगे, क्योंकि गुप्त शासक जब हम अभिलेखीय साक्ष्य भी पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा गुप्त शासकों के अभिलेख मिले थे। तो इसीलिए अब चूंकि इन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया तो सर्वाधिक अभिलेख भी इनके मिलेंगे और सर्वाधिक सिक्के भी इन्हीं के मिलेंगे। तो देखिए जो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं 18 अभिलेख थे, ठीक है फ्रेंड, 18 अभिलेख थे वो। तो सर्वाधिक अभिलेख किसके समय के मिले हैं, कुमारगुप्त के, और सर्वाधिक सिक्के भी इन्हीं के समय के मिलते हैं। इनकी देखिए पत्नी के नाम इन्होंने अनंत देवी और देविका से विवाह किया, जिससे अनंत देवी से देखिए पुरुगुप्त उत्पन्न होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देविकी से इनको स्कंदगुप्त प्राप्त होते हैं, पुत्र जो हैं, और यही देखिए अगले शासक भी बनेंगे। इनकी राजनीतिक जानकारियों की उपलब्धि देखिए किससे मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है, जिसको किसने मतलब वत्स भट्टी के द्वारा उनका अभिलेख को बनाया गया था। अब देखिए स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि भीतरी अभिलेख इनके समय का नहीं है, स्कंदगुप्त बनवाता है। तो स्कंद की इनके शासनकाल के अंतिम समय में पुष्यमित्रों के, यानी कि पुष्यमित्र जाति रहती है, उनका आक्रमण होता है, जिसको दबाया कौन, ये युवराज स्कंद ने दबाया था। इनके समय देखिए राजस्थान के भरतपुर से बयाना नामक स्थान से गुप्तों के सिक्कों के ढेर मिले। कुल कितने सिक्के थे, 623 सिक्कों के ढेर, यानी कि बयाना
मुद्रा भांड यानी कि बयाना मुद्रा भांड कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना नामक स्थान से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस स्थान से गुप्त शासकों के सिक्कों के ढेर मिले, तो वो राजस्थान के बयाना नामक यानी कि बयाना मुद्रा भांड के प्राप्त होते। इसमें कुल 623 सिक्के थे। इनमें देखिए स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं जारी की इन्होंने। और जो प्रमुख क्या थी देखिए, मयूर प्रकार की मुद्रा थी, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा थी और मोस्ट कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा थी। चूंकि कार्तिकेय जो थे मोर पे चलते थे, यही कारण मोर प्रकार की मुद्रा। और ये फ्रेंड सबसे ज़्यादा मोर प्रकार की मुद्रा, वो जो मुद्रा भांड मिलता है बयाना से, वहाँ पे ही मोर प्रकार की मुद्रा ज़्यादा सर्वाधिक थी, ठीक है। तो कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा किस गुप्त शासक ने जारी किया? तो वो कौन था? आपके कुमारगुप्त ने, ठीक है। और देखिए सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो इन्हीं के समय चले हैं। देखिए सिक्कों की क्वालिटी में भी गिरावट आने लगेगी गुप्त काल में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। इनके समय में देखिए इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। तो किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? तो वो करवाई आपके कुमारगुप्त ने। तो आइए कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के भी बारे में जान लेते हैं कि देखिए कहाँ पे है। ये वर्तमान पटना के बड़गांव के निकट स्थित है, ठीक है। और ये जब हर्षवर्धन आते हैं, जब हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, तो हर्षवर्धन के समय में यह विश्वविद्यालय अपनी सफलता के उत्कर्ष में था। यहाँ का केंद्रीय पुस्तकालय देखिए कौन है? धर्मगंज है। और जो चीनी यात्री वेंगशॉन्ग है, हर्षवर्धन के समय आता, उसने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और जब वो यहाँ आता है तो देखिए वहाँ का जो शासक कौन है, वो कुलपति कौन रहता है? सीलभद्र रहते हैं। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और देखिए इसको नष्ट कितने कर दिया था, इसको जला दिया था पूरी तरीके से। तो अंतिम 12वीं शताब्दी में यानी कि 1190 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, इसको नष्ट कर दिया था। फ्रेंड, जो मोहम्मद गौरी का ही सेनापति है बख्तियार खिलजी, वो भारत आया था और उसने कई विश्वविद्यालयों को जलाया था, जिसमें नालंदा प्रमुख था। अब देखिए कुमारगुप्त के पुत्र हैं जिनका नाम है स्कंदगुप्त क्रमादित्य। और ये जो है ये अंतिम महान शासक हैं जो गुप्त वंश के, जो कुमारगुप्त के पश्चात शासक बनते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त, इन्होंने देखिए कौन कौन सी उपाधि धारण की? इन्होंने क्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की, सक्रोपन और परम भागवत की उपाधि धारण की। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो हमें इनके उपाधियों से ही पता चल रहा है कि इन्होंने देखिए परम भागवत की उपाधि, ये वैष्णव यानी कि भागवत धर्म के ही ये अनुयायी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कि इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न आया है कि किस गुप्त शासक ने अयोध्या, चूंकि अभी तक पाटलिपुत्र राजधानी थी, तो अयोध्या किसने राजधानी बनाई? स्कंदगुप्त ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई? तो स्कंदगुप्त ने बनवाई। अब देखिए राज्याभिषेक के तुरंत बाद, ठीक है, राज्याभिषेक के तुरंत बाद इन्हें हुड़ों का सामना करना पड़ा। फ्रेंड, माना जाता है कि स्कंदगुप्त जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं, इनको लगातार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इनके शासनकाल के दौरान कई आक्रमण होते हैं। सबसे पहला जो आक्रमण हो जाता है वो हुड़ों का आक्रमण होता है जैसे ये गद्दी पे बैठते हैं। और ये जो हुड़ कौन थे? ये मध्य एशिया के बर्बर जनजाति थी, ठीक है। इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को हराया? तो वो देखिए स्कंदगुप्त के द्वारा जो पराजय हुड़ों का आक्रमण, इनके जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से कि इन्होंने हुड़ों को हराया था। और उस समय जो हुड़ आक्रमणकारी थे उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था हुड़ आक्रमणकारी, जो आक्रमणकारी थे वो हैं खुशनेवाज, ठीक है, खुशनेवाज थे। और इसमें क्या कहा गया? जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ यानी जो बाहर से आए हुए मलेच्छ थे, ठीक है। अब प्लस इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसके समय में सौराष्ट्र का गवर्नर देखिए कौन है? परदत्त है, जिसने सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। बांध का पुनर्निर्माण यानी कि बांध पहले से बना होगा। फ्रेंड, जब हम मौर्यकाल पढ़ रहे थे, जो आपको हमने बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों के बारे में बात किया गया है। और ये 4 शासक जो हैं ये मेनली क्या है? जो सुदर्शन झील में जो सुदर्शन झील है उसी पे केंद्र। तो सुदर्शन झील को सबसे पहले बनाया किसने था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उस समय जो उसके सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य,
उसी ने इसको बनवाया। तो उसके बाद देखें तो अशोक ने करवाया, उसके बाद देखें तो शक शासक रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया, फिर स्कंदगुप्त। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें 4 शासकों के बारे में पता चलता है जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण व पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। वो कौन कौन थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद आपका रुद्रदामन, फिर आते हैं आपका स्कंदगुप्त। और यही जो स्कंद आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त के समय देखिए कौन था? पड़दत्त गवर्नर था। ये सारी बातें आपको अच्छे से बताई हैं। और इसी पड़दत्त जो था उसका एक पुत्र रहता है चक्रपालित जो है, उसी झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। चूंकि पता है ना ये भागवत अनुयायी था, वैष्णव धर्म का अनुयायी, तो विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसने देखे वृषभ शैली के सिक्के जारी किए हैं। किसने? आपके स्कंदगुप्त द्वितीय ने। इसी के शासनकाल में सबसे अशुद्ध यानी कि सिक्कों में मिलावटें आने लगी थी। इससे हमें अर्थव्यवस्था का पतन यानी कि अर्थव्यवस्था का पतन होने की शुरुआत होती है। वो जो स्वर्ण काल का जो था एक तरीके से जो सारी सुख समृद्धि, तो यानी कि सिक्कों में मिलावटें से हमें क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था पे प्रकाश डाल रहा है। तो और यहाँ पे इस समय बहुत भारी सिक्के भी आते हैं। और इसने सबसे देखिए मित्रता का संबंध इसने चीन शासक से बनाया था। तो इन्होंने 466 में चीन के शांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। तो इतने मित्रपूर्ण संबंध थे चीन से, ये भी हमें दर्शाता है। अब स्कंदगुप्त के बाद, चूंकि महान गुप्त शासक के बाद ये गुप्त वंश का सबसे आखिरी शासक रहता है, महान शासक रहता है। अब परवर्ती शासक जो गुप्त शासकों के बाद के जो शासक रहते हैं यानी कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। बस नाम काफ़ी है कि कौन है। देखिए स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त आते हैं, फिर उसके बाद देखिए कुमारगुप्त द्वितीय है, उसके बाद बुद्धगुप्त हैं, फिर आपके देखिए नरसिंह गुप्त बालादित्य आते हैं, भानुगुप्त आते हैं। फ्रेंड ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके समय का एक शिलालेख है एरण शिलालेख। ठीक है, एरण अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनके समय का एक एरण अभिलेख है। चूंकि इनके समय क्या होता है? हुड़ों का आक्रमण होता है। हुड़ जो है ना बार बार आक्रमण करते रहते हैं। एक बार हार के जाते हैं स्कंदगुप्त के समय, फिर वो आते हैं, उनका बार बार आक्रमण करते हैं। तो वो आक्रमण मिहिर कुल रहता है जो हुड़ का इस समय नेतृत्व करता है, शायद वही रहता है मिहिर कुल, वो आक्रमण करते हैं हुड़ों का नेतृत्व करता रहता है। और जब ये हुड़ों का आक्रमण करते हैं, जब वो करते तो इन भानुगुप्त के एक मित्र रहते हैं जिनका नाम क्या है? गोपराज। ठीक है, गोपराज। तो गोपराज जो जाते, गोपराज के साथ ही ये भानुगुप्त जाते हैं उन हुड़ों का आक्रमण जो होता है युद्ध करने के लिए। तो उसी युद्ध के दौरान ये जो गोपराज की मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के मृत्यु हो जाने पर इनकी जो पत्नी है वो सती बन जाती हैं। तो इनकी सती, तो यानी कि जो एरण अभिलेख है ये क्या है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो किसकी पत्नी? गोपराज की पत्नी बन जाती है। एरण अभिलेख भानुगुप्त के समय का है और भानुगुप्त और उनका मित्र गोपराज हुड़ों का सामना करते हैं, जिसके दौरान गोपराज की मृत्यु हो जाती है और गोपराज की पत्नी सती बन जाती हैं, जिसके कारण ये क्या, जिसे हमें यानी कि एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भानुगुप्त के बाद देखिए वैन्युगुप्त आते हैं। और फिर आखिरी जो गुप्त वंश के जो अंतिम वंशी महान शासक जो रहते हैं वो कौन है? कुमारगुप्त द्वितीय रहते हैं। और इस वंश के सबसे अंतिम शासक यानी कि गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने गुप्त काल के बारे में जो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखा। हमने देखा कि कौन कौन से, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के आपके स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा, उनके विशेषताओं के बारे में देखा। और फिर हमने देखा परवर्ती कुछ जो शासक थे उनको देखा। और अब हम जो अगली क्लास में हम देखेंगे जो गुप्त वंश की जो इकाइयाँ हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक निकाय, खास करके कला साहित्य की इकाइयाँ, उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।